वेलकम टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक एज। पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक पीरियड, जो कि था 1500 से लेके 1000 बीसी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेके 500 बीसी। इसी को हिंदी में उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं। पीछे जो हम लोगों ने लेक्चर्स देखे वो काफ़ी लंबे हुए, छोटे छोटे शॉर्ट्स लेक्चर रिकॉर्ड किए गए थे। इस बार कोशिश की जाएगी कि कम ही लेक्चर में पूरा उत्तर वैदिक काल हमारा कवर हो जाए। तो अगर आपको पीछे की चीज़ें याद होंगी, ये डायग्राम अगर आप देखें, ये अर्ली वैदिक पीरियड का है और यहाँ पे आप उनका एक्सटेंशन देखेंगे जहाँ पे ये रह रहे थे। ले दे के जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है या फिर नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, वही पार्ट यहाँ पे दिख रहा है और ये भी जो है बाद में गए थे। तो ले देखे ये जो रीजन है यहीं तक सीमित थे ये लोग। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए और वो लोग धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हुए। साउथ में भी आए, गंगा यमुना का जो रीजन है, जो क्षेत्र है गंगा यमुना का, वहाँ पे भी ये लोग शिफ्ट हुए थे। तो बहुत सारे चेंजेस हुए, तो उस चेंजेस को हम लोग देखेंगे। और जब हम लोगों ने वैदिक पीरियड शुरू किया था तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंस या जो कैटेगरी बनाई गई अर्ली वैदिक एज की और लेटर वैदिक एज की, वो क्यों बनाई गई थी। तो वो क्या क्या मेजर चेंजेस थे वो इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल का या फिर कह सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड का जो पॉलिटिकल लाइफ थी, सोशल लाइफ थी और जो रिलीजियस लाइफ थी उसको भी समझेंगे। तो अगर इनकी जो है हम लोग देखें कि क्यों चेंजेस हुए, जो मेजर चेंजेस हुए उत्तर वैदिक काल में वो क्यों हुए या कैसे चेंजेस थे, तो उसमें पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि इन्होंने लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। आयन का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में दिखता है, लेटर वैदिक पीरियड में दिखता है। 1000 बीसी के आसपास में गांधार का जो रीजन है पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट के पास, वहाँ पे दिखता है। 700 बीसी में जो है ईसा पूर्व में ईस्टर्न यूपी में विदेहा में, जो कि यूपी का ही पार्ट है, यहाँ पे भी लोहे के एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। और जो वेदों में जिक्र आया वो श्याम के नाम से आए या फिर कृष्ण अयास, ये दो टर्म यूज़ किए गए लोहे के लिए। तो लोहे का इस्तेमाल जो है हमको ऋग वैदिक काल में नहीं दिखता है, उत्तर वैदिक काल में दिखता है। ये बड़ा चेंज था। इसके अलावा ऋग वैदिक पीरियड में जो है टेरिटरी पे या उनका कोई जोर नहीं होता था। उनका एक घुमंतु जीवन था, नोमैटिक पेस्टोरल लाइफ थी। तो उनको ज़मीन से कोई मतलब नहीं होता था, टेरिटरी कैप्चर करने का यहाँ पे कोई जो है सिद्धांत नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है अब जो कबीले होते थे, जो राजन होता था, उसका फोकस टेरिटरी पे बढ़ा। ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैप्चर की जाए और इस कैप्चर करने के या ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के तर्ज पे ही जो राजन कहीं न कहीं कह सकते हैं एक सरदार की तरह काम कर रहा था, वो राजन अब एक राजतंत्र की ओर बढ़ रहा था, मोनार्क की तरफ कह सकते हैं बढ़ता हुआ दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा लोहे के इस्तेमाल की वजह से जो जंगल थे, उन जंगल को साफ करना शुरू किया गया। इसके पहले जंगल को साफ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में जो माइग्रेशन हुआ वो गंगा यमुना की तरफ हुआ। अगर आप ये देखें तो इसमें आप देख सकते हैं इधर ये लोग बढ़े, पहले तो यहीं पे थे। तो जैसे जैसे इधर बढ़े, क्योंकि इधर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और जंगल इधर घने थे, तो जब ये लोग शिफ्ट हुए तो जंगल जो थे उसको साफ किया गया, काटा गया। और उन जंगलों को काटने में जो सफलता मिली, वो सफलता लोहे के इस्तेमाल से ही मिलती है। और चूंकि जब जंगल काट के साफ किए गए तो इनको अच्छी जगहें मिली रहने के लिए। और जो ये जीवन अपना घूम फिर के गुजार रहे थे या जो हम कल्टीवेशन के थ्रू गुजार रहे थे, वो जीवन अब इनका कहीं ना कहीं सम वॉट कह सकते हैं सेडेंट्री हो गया। कुछ हद तक अब ये लोग सेटल होना शुरू हुए। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में ऐसा कोई फीचर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है उत्तर वैदिक काल में, कृषि इनका एक मुख्य कह सकते हैं कि जो जीवन यापन का साधन था वो बन गया। इसके पहले ऐसा नहीं था। घूम फिर के ज़िंदगी गुजारते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, मछली पकड़ते थे, फिशिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर अब इनकी ज़िंदगी का मेन जो है जीवन यापन करने का एक साधन बन गया था। दूसरी चीज़ ये है कि जो जो कबीले थे, आपस में जो कबीलों के बीच लड़ाई हो रही थी,
और जिसको हम लोगों ने ऋग वैदिक पीरियड में भी देखा कि कबीलों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था। तो आपको याद होगा भरत ट्राइब थी और बाकी 10 अलग ट्राइब से उनके लड़ाई हुई थी, जिसको जो है दसराजन युद्ध बोला गया था। तो वहाँ पे हम बताए थे कि जो भरत ट्राइब थी वो कुरुस के साथ मिल गई थी और दोनों मिलके कुरुस बनाते हैं, एक कुरुस बन जाता है। और ये लोग दिल्ली का जो रीजन था वहाँ पे कब्जा करते हैं, धीरे धीरे दिल्ली के रीजन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली का जो क्षेत्र है। और वहाँ पे कुरुक्षेत्र एक जगह जो हिंदू धर्मशास्त्रों में भी आती है, तो कुरुक्षेत्र का जिक्र यहाँ पे आता है। उसके बाद जो पांचाल थे वो भी कुरुस को ज्वाइन कर लेते हैं और ये दोनों मिलके दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे अपने शासन को स्थापित करते हैं और अपनी राजधानी चुनते हैं हस्तिनापुर को। और इसी जो है कह सकते हैं कि लाइन में जब आगे बढ़ते हैं तो 950 बीसी में जो है, ये 19 हो गया, 950 बीसी के आसपास जो है महाभारत की लड़ाई होती है। और ये जो है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, बाकी अगर हम लोग हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो लड़ाई बहुत पीछे जाएगी, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ जो है ये बहुत वक्त तक चीज़ें नहीं चली, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मौसम चेंज होता गया। और जो हस्तिनापुर था ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक बाढ़ आई और उस बाढ़ की वजह से ये लोग शिफ्ट होने के लिए मजबूर हुए और जो कुरु ट्राइब थी वो कौशाम्बी की तरफ प्रस्थान कर गई। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के पास एक क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 500 बीसी के आसपास, तो जो ईस्ट कोशाला है और विदेहा है उधर तक ये लोग शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे मौसम बदला और फ्लड आए, तो जो उनके जहाँ पे वो बसे थे वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुए, उनका कह सकते हैं कि डिटेरियोरेशन हुआ और इस वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए। और इसी तर्ज पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक शहर बनने की प्रक्रिया थी यहाँ पे शुरू तो होती है, लेकिन वो शहर प्रॉपर नहीं बनते। जैसे हस्तिनापुर बसा, तो हस्तिनापुर एक प्रॉपर नगर की तरह तो नहीं दिखता, हालांकि नगर टर्म यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन एक प्रॉपर अर्बनाइजेशन का दौर यहाँ पे शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, इनके राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन में पहली वही चीज़ कि टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, ज़मीनों पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा। इसके पहले ऐसा ज़मीनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था राजन को, और राजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता था कि वो अपने लोगों के लिए जो भी उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका निर्वहन करे। लेकिन यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट आया और राजन जो है थोड़ा सा पावरफुल हुआ और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट आ गया। इसके साथ साथ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट आने की वजह से राजन जो है एक मोनार्क की तरह काम करने लगा और सॉवरेन हो गया। राजन जो है सबके ऊपर उसकी सॉवरेनिटी हो गई, संप्रभुता हो गई। और इसी के चलते हमको यहाँ पे राज्य जो टर्म है वो भी उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। इसके अलावा जो मेजर बदलाव आया वो ये कि हेरिडिटरी हो गया। राजन की जो पोस्ट थी, इसके पहले ऋग वैदिक काल में जो राजन की पोस्ट होती थी, राजन का जो पद था वो हेरिडिटरी नहीं था, अनुवांशिक नहीं था, यानी कि ज़रूरी नहीं कि राजा का बेटा ही अगला राजा बने, लेकिन यहाँ पे हेरिडिटरी हो गया। दूसरी चीज़ ये कि प्राइमोजेनाइचर यहाँ पे फॉलो किया गया, इसके पहले नहीं था। इसके पहले ऋग वैदिक पीरियड में अगर राजा मरता है तो ज़रूरी नहीं कि राजा का बड़ा बेटा ही अगला राजन बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी कंपलसरी होती हुई दिखाई देती है। और ये जो है कुछ टर्म्स हैं। जब कोई राजन या जो मोनार्क था नॉर्थ इंडिया पे शासन करता था तो उसको विराट बोलते थे और उसकी टेरिटरी को विराज्य। ऐसे ही अगर वेस्ट में यानी कि पश्चिम की ओर होता था तो स्वराट बोलते थे और उसकी टेरिटरी को स्वराज्य। वैसे ही अगर दक्षिण में होता था तो भोज बोलते थे, टेरिटरी को भोज्य। और पूर्व में होता था तो उसको सम्राट बोलते थे और उसके टेरिटरी को साम्राज्य। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोई एक ऐसा अगर कोई शासक है जो राजन है जिसका पूरा समुद्र तक अगर रूल हो तो उसको एकराट बोलते थे और ये कह सकते हैं कि वो इकलौता मोनार्क कहलाता था, उसके अलावा वहाँ पे कोई और नहीं हो सकता था। दूसरी चीज़ ये कि जो बेसिक यूनिट्स हम लोगों ने देखी थी उनकी पॉलिटिकल लाइफ में, तो जन होता था लास्ट यूनिट। अब यहाँ पे जन से एक यूनिट आगे बढ़ गई और जन जो है कन्वर्ट हो गया, बदल गया जनपद में।
ऋग्वैदिक काल में जनपद नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको जनपद दिखाई देता है। और यही वजह है कि आगे जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पूरा करेंगे तो इसके बाद हम लोग जो अगला पीरियड पढ़ते हैं वो है महाजनपद। तो यहाँ पे जन से सिर्फ जनपद हुआ, महाजनपद जो है 500 बीसी के आसपास, 600 बीसी के आसपास दिखाई देता है। अगर इसी राजन के कंटेक्स्ट में आगे हम लोग चीज़ें देखें कि राजन का इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजन का पद, जैसा कि हम अभी बताए, कि अनुवांशिक होता था। राजन का बेटा ही अगला राजन बनेगा। तो राजन का बेटा राजन बनने के लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था और कई सारे यज्ञ होते थे, जैसे कि राजसूया यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध, सर्वमेध यज्ञ। दो टर्म यूज़ किया, इंग्लिश में ऐसे भी लिखा जाता है, यज्ञ लिखा होता है, बट प्रोनाउंसिएशन उसका यज्ञ होता है। अगर राजसूया यज्ञ की बात की जाए तो इसमें होता ये था कि 16 अलग अलग जगहों से पानी कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। और पानी को इकट्ठा करने के दौरान जो वैदिक मंत्र हैं उनको जो है पढ़ा जाता था, जिस जैसे भी रिसाइटेशन उसका होता है उसको पढ़ा जाता था। और जिसको कह सकते हैं कि जिसका राज्याभिषेक करना हो, जिसको राजन बनाना हो, उसको उसी पानी से नहलाया जाता था। लेकिन इसमें एक अजीब बात ये थी कि इसमें शूद्रों को अलाउ नहीं किया जाता था। जो सो कॉल्ड छोटे वर्ण के लोग माने जाते थे, उनको इसमें भाग लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भेदभाव की शुरुआत दिखाई देती है, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं होता था। और शूद्र वाला की वहाँ पे प्रॉपर नहीं थे, लेकिन जो गुलाम भी थे उनके साथ भी भेदभाव नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे पहली बार शूद्रों के साथ, या फिर कह सकते हैं ओवरऑल इनके जीवन में एक भेदभाव की प्रक्रिया दिखाई देती है। तो 16 जगह से पानी इकट्ठा करके उस युवराज को, जिसका कोरोनेशन करना है, जिसका राज्याभिषेक करना है, या फिर जिसको राजन बनाना है, उसको उससे नहलाया जाता था। उसमें सभी लोग शामिल होते थे, लेकिन शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। उसके बाद जब राज्याभिषेक का वक्त आता था तो उससे एक दिन पहले रत्नाभिष जो है होता था। इसमें होता ये था कि जो राजन होता था वो सभी रत्निन के पास जाता था। रत्निन बोलते थे मिनिस्टर को। ऋग्वैदिक पीरियड में 4-5 मिनिस्टर होते थे, हद से अच्छे मिनिस्टर होते थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 12 मिनिस्टर होते थे, रत्निन। और ये राजन जो है सभी मिनिस्टर्स के पास जाता था, उन्हें तोहफे देता था, और जो भी है एक तरीके से रिश्वत दी जाती थी। क्योंकि ये राजन जो है वो उम्मीद करता था कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरी सेवा की, वैसे ही अब मेरा बेटा राजन बनेगा तो उसकी भी वैसे ही सेवा करिए, या फिर उनके अंडर में भी वैसे ही काम करिए। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे किया जाता था। उसके बाद जो है उस युवराज की जो है कोरोनेशन होता था, उसकी जो है उसका राज्याभिषेक किया जाता था। और जो पुरोहित होता था या जो चीफ प्रीस्ट होता था वो वहाँ पे घोषणा करता था कि मतलब अब वो राजा जो है बन चुका है। हालांकि वो ब्राह्मणों का राजा नहीं होता था। ब्राह्मणों के राजा जो है नॉर्मली सोमदेव को माना जाता था ब्राह्मणों के राजा के तौर पे। तो ब्राह्मण जो है राजन को अपने राजा के तौर पे स्वीकार नहीं करते थे। इसके बाद, इस यज्ञ के बाद कह सकते हैं राजन जो है पावरफुल एक तरीके से हो जाता है। उसके अंदर एक कह सकते हैं कि दैवीय शक्ति आ जाती है, और उसको अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस यज्ञ के बाद। और नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ करने के बाद जो राजन होता है या जो रूलर होता है उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा यज्ञ होता था वाजपेय यज्ञ। ये जो है राजसूय यज्ञ के कुछ महीने बाद किया जाता था। और इस यज्ञ में नॉर्मली होता ये था कि जो ब्राह्मण होते थे वो एक स्पेशल ड्रिंक बनाते थे। ड्रिंक यानी कि वही जो सोम होता था, इफेड्रा से बनता था, अगर आपको याद होगा, ई नहीं रहेगा, सोम देवता भी हैं जिसका भी हम जिक्र किए, और ऋग्वैदिक पीरियड में इसके बारे में बताए थे। तो एक स्पेशल ये लोग ड्रिंक बनाते थे, और ये 17 दिन का लगभग यज्ञ होता था। और 17वें दिन जो है ब्राह्मण जो लोग ड्रिंक बनाते थे, जो पेय पदार्थ, जो भी मदिरा होती थी, वो बना के राजा के सामने या राजन के सामने पेश करते थे। और उसके बाद फिर से एक मैसेज दिया जाता था, एक घोषणा की जाती थी कि राजन जो कि अभी राजसूया यज्ञ करके जितना शक्तिशाली हुआ, अब उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया,
ये जो है ड्रिंक, ये पेय पदार्थ पीने के बाद। और अब राजन जो है और ज़्यादा मजबूत हो गया, उसको कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं दे सकता। और ड्रिंक पीने के बाद जो है, या जो भी मदिरा है या जो है, उसको पीने के बाद रथ जो होते थे उसकी रेस कराई जाती थी। और इस रेस में कई लोग शामिल होते थे, और जो शाही जो रथ होते थे वो भी इसमें शामिल होते थे। और जानबूझ के शाही रथ जो होते थे या राजन की तरफ से जो रथ दौड़ाए जाते थे वही जीतते थे। और ये डेलिबरेटली किया जाता था, यानी कि वो ज़रूरी होता था। हो सकता है जो और लोग शामिल हो रहे हैं उनसे पहले ही कह दिया जाता हो कि आप जो है हार जाइएगा। तो ये एक मैसेज ये भी होता था कि राजन जो है कभी हार नहीं सकता। इसलिए इस रेस में, इस दौड़ में राजन के रथों को कभी हराया नहीं जाता था। और ये पूरा होने के बाद राजन को स्वराट का टाइटल दिया जाता था। उसके बाद होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध यानी कि घोड़े की बात हो रही है। तो इसमें घोड़े को जो है 1 साल के लिए लगभग 100 घोड़ों को या उससे ज़्यादा को भी खुला छोड़ दिया जाता था घूमने फिरने के लिए। और ऐसा माना जाता था कि वो घोड़े जितना एरिया, जितने क्षेत्र को कवर करेंगे, वो क्षेत्र जो है राजा के कंट्रोल में आ जाएगा, राजन के कंट्रोल में आ जाएगा। और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर कोई चुनौती दे तो फिर उससे युद्ध होगा। तो इस तरीके से राजन को वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता था। और जब 1 साल बाद वो घोड़ा वापस आता था तो उसी घोड़े को जो है बलि दी जाती थी, और बाकी घोड़ों को भी बलि दे दी जाती थी। और बाकी जो बलि देने के बाद जो भी तोहफे वगैरह होते थे वो सारे ब्राह्मणों को गिफ्ट दिए जाते थे, कैटल्स भी दिए जाते थे, गुलाम जो होते थे वो दिए जाते थे। गुलामों में मेल और फीमेल, मर्द और औरत दोनों होते थे। और नॉर्मली इनको जो है घरों के काम में इस्तेमाल किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद राजन को सम्राट का एक तरीके से टाइटल दे दिया जाता था। उसके बाद जो है तीसरा जो यज्ञ होता था वो होता था पुरुषमेध यज्ञ। इस यज्ञ में नॉर्मली जो है होता ये था कि एक मर्द को, एक आदमी को बलि दी जाती थी। हालांकि इसको लेके कंट्रोवर्सी है। ऐसा माना जाता था कि ये सिंबॉलिक होता था, एक्चुअली में किसी आदमी को बलि नहीं दी जाती थी। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, बलि दी जाती थी। तो कोई भी केस हो सकता है। तो नॉर्मली पुरुषमेध यानी कि एक आदमी को बलि दी जाती थी। और उसके बाद जो है राजन जो होता था या फिर जो राजा होता था उसको विराट का टाइटल यहाँ पे दे दिया जाता था। और इसके बाद राजन को माना जाता था कि अब वो एक महामानव हो गया है, यानी कि अब उसके अंदर एक सुपर नेचुरल शक्ति भी आ गई है। अब वो और भी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे यज्ञ होते थे उसकी पावर, राजन की जो पावर होती थी वो वैसे वैसे बढ़ती जाती थी। और लास्ट जो यज्ञ होता था वो होता था सर्वमेध यज्ञ। और सर्वमेध यज्ञ कोई ऐसा फिजिकल या मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं होती थी। सर्वमेध यज्ञ यानी कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसका त्याग करना या फिर उसकी बलि देना, जैसे कि गुस्सा है और जलन है, हसद है, ये सारी चीज़ों को त्याग करना होता था राजन को। और ये सारी चीज़ें त्यागने के बाद वो स्वराट बन जाता था। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर उसकी टाइम पे कहा जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी बढ़ रही थी। इसके पहले अगर आपको याद होगा ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में तो पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, बृहस्पति होते थे, स्पास होते थे यानी कि जासूस होते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो अधिकारी वर्ग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। भागदूक जो टैक्स कलेक्ट करते थे, महिषी जो कि चीफ क्वीन होती थी, जो रानी होती थी, पलगला जो संदेश वाहक होते थे, इसके अलावा गोविकर्तन, ये जो है जो राजन के साथ कह सकते हैं कि हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार के लिए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सूत चैरियट मेकर है, संग्रहित्री खजांची कह सकते हैं, ग्रामीणी जो कि गांव का मुखिया होता था, रथाकार जो कि रथों का जो मुखिया होता था। इसके अलावा अक्षवपा है, अकाउंटेंट होते थे। शतपति है, 100 गायों का जो मुखिया होता था उसको शतपति बोलते थे। स्थापति जो बॉर्डर एरियाज थे, जो सीमाएं थी, उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे स्थापति। इसके अलावा अधिकारिता, अधिकारिता जो है
कह सकते हैं गांव का एक अधिकारी होता था जो डायरेक्टली कह सकते हैं कि राजा के कांटेक्ट में रहता था और राजा उसी की मदद से गांव को कंट्रोल करता था, उसको देखता था। इसके अलावा उग्र, जीवाग्रीवा ये पुलिस के फंक्शन को देखते थे। क्षत्रिय ये किंग्स चैम्बरलिन यानी कि राजा का जो दरबार होता था उससे रिलेटेड उसका मुखिया होता था। और लास्ट जो है वो है प्रशंविनक, ये जो है एक जुडिशियल ऑफिसर होता था या फिर कह सकते हैं न्यायिक अधिकारी होता था। इसके अलावा वैदिक असेंबलीज की बात कर ली जाए तो अगर आपको याद होगा ऋग वैदिक पीरियड में 4 वैदिक असेंबलीज होती थी। 4 में कौन कौन सी थी? गणना थी, विदत थी, सभा थी और समिति थी। लेकिन यहाँ पे गणना या गण और विदत जो है ये गायब हो गई थी और सभा और समिति बची हुई थी। और सभा और समिति में भी बहुत झोलमाल हुआ। वो झोलमाल इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे ब्राह्मणों का वर्चस्व अब बढ़ रहा था और ब्राह्मणों ने सभा और समिति को भगवान की जो प्रजापति हैं उनकी 2 बेटियों के तौर पे कह सकते हैं कि स्थापित करने की कोशिश की। इसकी वजह ये थी कि जब हम इस सभा और समिति को भगवान की 2 बेटियों के तौर पे कह देंगे या उसको धर्म से कनेक्ट कर देंगे तो राजन कभी भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। तो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इसे कह दिया कि ये प्रजापति की 2 बेटियां हैं, यानी कि उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो समिति में वही सारी चीज़ें हैं, समिति राजन के द्वारा हेड की जाती थी और इसमें जो भी नीतियां हैं वो डिस्कस की जाती थी। राजन का चुनाव और राजन को कह सकते हैं कि रिमूव करना, हटाना, ये सारी चीज़ें इससे डिसाइड होती थी समिति से। और वहीं सभा जो है सभापति उसकी अध्यक्षता करते थे और ये जो है प्रशासनिक जो मसले होते थे और राजन किस तरीके से काम करेगा, क्या फैसले लेगा नहीं लेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड की जाती थी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इनके जुडिशियल सिस्टम की बात की जाए, न्यायिक जो सिस्टम था उनका, न्यायिक प्रक्रिया थी उसकी बात की जाए तो सबसे नीचे पंचायत होती थी और जो वहाँ का कह सकते हैं जज होता था वो होता था ग्राम्यावधिन। और उसके ऊपर जो विलेज का हेड होता था उसके पास भी मसले जाते थे, ग्रामीणी के पास। और लास्ट में जो कह सकते हैं वहाँ का सुप्रीम कोर्ट होता था वो होता था राजन, उससे ऊपर कोई नहीं होता था। जो क्रिमिनल मैटर्स होते थे, जो कह सकते हैं कि हिंदी में आई थिंक क्या बोलेंगे, खैर जो भी बोले माइंड में आ नहीं रहा, तो क्रिमिनल जो मैटर्स होते थे वो ब्राह्मण देखते थे। और नॉर्मली जो है यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती थी, सजाए मौत नहीं होती थी, यहाँ पे कंपनसेशन से भी काम चलता था। जैसे कि अगर किसी ने कोई कत्ल किया है तो बदले में हो सकता है 100 गाय के तौर पे कंपनसेट किया जाए या जुर्माना लगाया जाए। और दूसरी चीज़ एक ही है कि यहाँ पे एम्प्यूटेशन दिखता है, अंग भंग, यानी कि शरीर के किसी हिस्से को काटना। ये पिछले कह सकते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में ये चीज़ें नहीं थी। इसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो बलि है वो कंपलसरी कर दिया गया। बलि यानी कि जो टैक्स होता था, पहले कंपलसरी नहीं था, मन होता था तो दिया जाता था, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी किया गया। इसके अलावा 2 तरीके का टैक्स था। एक होता था भाग, जो कि जो भी फसल है उसका हिस्सा कुछ दिया जाता था, और एक शुल्क होता था यानी कि टैक्स कह सकते हैं, जो जो भी सोने के तौर पे, निष्क के तौर पे जैसे भी दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उनका जो है इकोनॉमिक लाइफ थी जो लेटर वैदिक पीरियड की, या उनका आर्थिक जो जीवन था वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। कल यानी कि अगले लेक्चर में, कल या परसों जो भी है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।